हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज का लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड एज अ एक्सट्रीम केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे रिजोनेंस। व्हाट इज रिजोनेंस, क्या होता है रिजोनेंस में, क्या क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रूल्स टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रिजोनेंस एनर्जी। ये सारी की सारी बातें हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। इसलिए आप बने रहें वीडियो के साथ, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और घंटी दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कंटेंट का फ़ायदा, कोवेलेंट बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग का फ़ायदा सभी के सभी बच्चे, आपके दोस्त सब उठा सकें। ठीक है, क्लियर है ये बात। पहले स्टार्ट करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से। व्हाट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको दो टाइप के पढ़ाए थे। पहले हम पढ़ते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आसानी रहेगी इससे आपको। पोलर, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले पढ़ते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज अ नॉन पोलर। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से सपोज करो एक मॉलिक्यूल है अपने पास O2। O2 इज द गिवन मॉलिक्यूल। कैसे बनेगा O2, O 1 2 3 4 5 6, O 1 2 3 4 5 6, ये बन गया O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या था, दो बॉन्ड पेयर थे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। कौन, पर ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था। किसके साथ, दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ। अब ये बताइए इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना, जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो, क्योंकि ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, सिमिलर है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, जीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की क्षमता। समझ रहे हैं बात को। जो शेयर्ड पेयर है, ये शेयर्ड पेयर है, इस शेयर्ड पेयर को अपने पास रखने की क्षमता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों एक इक्वल अमाउंट से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इसलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीच के अंदर ही रखा रहेगा। दोनों एटम्स के बीच के अंदर ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा रहेगा। क्यों, क्या कारण है इस बात का, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए कोई एक एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच सकता। क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, सेम है। दैट इज व्हाई शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज रिमेन इन सेंटर। क्या ये बात समझ में आई। यहां मैं लिख देता हूं, इन अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड the shared pair of electron is always in the center। नॉन पोलर में हमेशा सेंटर में होता है। क्लियर है बात। और एक और बात लिख देते हैं यहाँ पे,
और क्या लिख देते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू zero difference in electronegativity of two atoms। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कब बनते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कब बनते हैं, उन दो एटम्स के बीच में बनते हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके बीच में जीरो होगा, जब सेम एटम होंगे, ठीक है, मतलब जब O2 मॉलिक्यूल बनेगा, एग्जांपल के तौर पे जब O2 मॉलिक्यूल बनेगा, दोनों एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है, देयरफॉर अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एंड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी इन द सेंटर। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होना चाहिए। एग्जांपल क्या है इसके, O2 N2 H2 Cl2, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनके अंदर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? आगे देखते हैं। नॉन पोलर, ये थी कहानी नॉन पोलर की, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा ही नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगला है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, जब दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और उनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, तब क्या होगा, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मान लो ये दो कंपाउंड बन गए, ये दो कंपाउंड बन गए, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जिसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है, उसको अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कौन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है दूसरे वाले से। तो क्या होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट, एग्जांपल देखो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द कोवेलेंट बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पोलर बॉन्ड, दैट इज, एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, फिर डेफिनेशन लिखवाऊंगा, HCl, अब H और Cl, ठीक है, बात क्लियर है। अब क्या होगा, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा नहीं होगा, होगा, देयर विल बी ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। अब H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 पोलिंग स्केल पे, Cl की होती है 3.0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आया, 0.9, किसकी ज़्यादा है, Cl की। तो Cl क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, ये कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर मेरी तरफ आ, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मेरी इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर Cl की तरफ हल्का हल्का शिफ्ट होने लग जाएगा, Cl की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर Cl की तरफ गया, Cl के ऊपर क्या आ गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और H के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, तो क्या हो गया, Cl के ऊपर जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होने लगा Cl की तरफ, क्लोरीन के ऊपर आया डेल्टा नेगेटिव चार्ज। डेल्टा नेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल कंप्लीट तो आ नहीं सकता, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज कब आता, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता, ये पूरा का पूरा पेयर क्लोरीन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता, पर ये ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ अट्रैक्ट हुआ है क्लोरीन की तरफ, शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ, इसलिए क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देयरफॉर द कोवेलेंट बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू a polar covalent bond as a partial negative charge is developed on chlorine and partial positive charge is developed on hydrogen. Thus the covalent bond
इज नाउ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या ये बात क्लियर है? जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। पहले तो क्या था 2.1, 3.0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 है। तो क्लोरीन क्या करेगा, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्लोरीन पे और पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा H पे, और ये बॉन्ड क्या बन जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? क्या ये बात क्लियर है? अब डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। जहां कहीं भी, एक बात और ध्यान रखना, जहां कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा, अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पोलर करैक्टर होगा ही होगा। नॉन पोलर तो बॉन्ड सिर्फ तभी होगा जब सेम एटम्स के बीच में बनेगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस है ही नहीं। जो सेम एटम है उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस नहीं है, वही सिर्फ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। बाकी हर जगह जहाँ थोड़ा सा भी डिफरेंस है वहाँ कुछ ना कुछ पोलर करैक्टर होगा ही होगा उस कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, डेफिनेशन लिख देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। व्हेन अ बॉन्ड is formed between two atoms in which there is some electronegativity difference. When a bond is formed between two atoms in which there is some electronegativity difference, this shared pair of electron is shifted towards more electronegative atom and the bond acquire polar character। क्या ये बात क्लियर है? When a bond is formed between two atoms in which there is some electronegativity difference, the shared pair of electron is shifted towards more electronegative atom and the bond acquire a polar character। जब बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में जिसके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा उस एटम की तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और बॉन्ड क्या एक्वायर कर लेगा, पोलर करैक्टर एक्वायर कर लेगा। बात क्लियर? कोई समस्या? बोलो, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? कोई भी किसी भी कंपाउंड में HCl, HF, HCl, HF, ICl, IF7, कहीं भी कोई भी बॉन्ड, मतलब कोई भी अलग अलग कंपाउंड के बीच में कोई भी बॉन्ड, H2O, हर जगह दीज ऑल आर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब एक से ज़्यादा भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी मोर देन वन। एग्जाम्पल H2O। H2O के अंदर क्या होता है, दो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे OH। क्या ये बात क्लियर है? दो बॉन्ड हो गए, ये दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ठीक है, दो लोन पेयर रखे हैं। अब क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा? ऑक्सीजन की ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, कितनी होती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 3, हाइड्रोजन की 2.1। क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? 0.9। तो क्या होगा, अब इस शेड पेयर को भी ऑक्सीजन रखेगा, इस शेड पेयर को भी ऑक्सीजन अपनी तरफ रखेगा, नहीं रखेगा? इस शेड पेयर को भी रखेगा और इस शेड पेयर को भी, दोनों शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस पे कितना आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे कितना आ गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे कितना आ गया, एक इसका रखा, एक इसका डेल्टा नेगेटिव चार्ज, एक इसका डेल्टा नेगेटिव चार्ज, दोनों सेम है, एक इसका डेल्टा नेगेटिव, एक इसका, तो टोटल कितने आ गए, 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एंड द बॉन्ड एक्वायर्स अ पोलर कैरेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? समझ में आई बात? ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों को दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ
खींचेगा, दोनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव हो गया, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर दोनों के डेल्टा पॉजिटिव, तो इसका डेल्टा नेगेटिव, इसका डेल्टा नेगेटिव, 2 डेल्टा नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, और बॉन्ड क्या बन जाएगा, पोलर हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा पोलर बॉन्ड। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। ये थी कहानी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। बाकी देखना, पोलर बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एज एन एग्जाम्पल या केस, एज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल, एक्सट्रीम केस, आयनिक बॉन्ड एज एन extreme case of polar covalent bond, ionic bond as an extreme case of polar covalent bond, ionic bond। अब आप देखो, जैसे मैंने पहले बताया था HCl, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था 0.9, था या नहीं था, बात क्लियर। अब देखो HF, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, H की 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया, 1.9, हो गया नहीं हो गया। अब आप देखो कोई और बॉन्ड बन गया अपना, मान लो NaCl, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से भी क्या हो गया, ज़्यादा होगा, क्योंकि सोडियम की कितनी होती है 1 और Cl की कितनी होती है 3.0, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना हो गया 2.0। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, डिफरेंस कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो जो बॉन्ड पेयर है वो सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा। समझ रहे हैं बात, ध्यान से समझना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम्स के बीच में कम है तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर है जो इलेक्ट्रॉन का वो सिर्फ शिफ्ट होगा, हल्का हल्का पार्शियल शिफ्ट होगा। बट एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का अंतर बढ़ता चला जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो और ज़्यादा शिफ्ट होता चला जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। बात समझ में आ रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता हुआ चला गया तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मोर शिफ्ट होता चला जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया, तो क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन पेयर और शिफ्ट होता हुआ चला गया किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना बढ़ गया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, पूरा का पूरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो गया, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, उसके ऊपर से सारा कंट्रोल खो देगा। मतलब there occurs a shift in electron pair from less electronegative to more electronegative as electronegativity difference increases। समझ गए बात को। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बढ़ता चला जाएगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली शिफ्ट हो गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। और जो पार्शियल चार्ज बताया था मैंने, जो पार्शियल चार्ज था डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, अब वो पार्शियल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा था, यहाँ क्या है, कंप्लीट ही इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ तो पार्शियल शिफ्ट था। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता चला गया, ये वाला एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था ये इलेक्ट्रॉन पे से कंट्रोल खो देगा, अपना हक खो देगा, और इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा कंप्लीट शिफ्ट हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड कन्वर्ट इनटू आयनिक बॉन्ड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किसमें, आयनिक बॉन्ड के अंदर। क्या ये बात समझ में आई, आयनिक बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, और अब इनके बीच में क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, मतलब आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, और उस बॉन्ड से ये आयनिक कंपाउंड बना देंगे। तो आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड जो है, दैट इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है
पोलर कोवलेंट बॉन्ड में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ डिफरेंस होता है तब कोवलेंट बॉन्ड में पोलर करेक्टर आता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में यही बताया था मैंने कि जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ डिफरेंस अंतर आता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होने लग जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता हुआ चला जाएगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर और शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस अगर थोड़ा सा और बढ़ा तो क्या होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? और पोलर कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होनी चाहिए कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए? एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 1.9 इंडिकेट्स दैट द बॉन्ड इज 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.9 है तो जो बॉन्ड है वो 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट। अगर 1.9 से ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर 1.9 से ज़्यादा हो गया, अगर 1.9 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड को हम क्या मानेंगे? बॉन्ड को हम मानेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या ये बात क्लियर है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड को हम मानेंगे बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू आयनिक बॉन्ड। वी कंसिडर दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या ये बात क्लियर? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 से बढ़ गया तो हम मानेंगे दैट द बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर 1.9 से कम है, 1.9 से कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, अगर 1.9 से कम है देन वी थिंक दैट द बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड विद सम आयनिक करेक्टर। तो हम मानेंगे कि बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड विद सम आयनिक करेक्टर। हम मानेंगे कोवेलेंट बॉन्ड विद सम आयनिक करेक्टर दैट इज पोलर नेचर। मतलब अगर 1.9 से कम हो गया हम कहेंगे कि बॉन्ड है तो कोवेलेंट, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो नहीं हुआ, बट क्या है, कुछ ना कुछ पोलर करेक्टर है, आयनिक करेक्टर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खींच रहा है। अगर ज्यादा हो गया 1.9 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे दैट इज आयनिक बॉन्ड विद सम कोवेलेंट करेक्टर, 1.9 से अगर ज्यादा हो गया तो हम कहेंगे दैट इज आयनिक बॉन्ड विद सम कोवेलेंट करेक्टर। अगर 1.9 से बहुत ही ज्यादा हो गया, जैसे ये मेरे को वैल्यू याद नहीं है, 1.9, 2.0 ऐसे होती है, 2.0, 3.1, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, जैसे लास्ट में होता है 3.2, 1.9 से अगर 3.2 हो गया, 1.9 से बढ़ता चला गया, आयनिक करेक्टर बढ़ता चला गया और कोवेलेंट करेक्टर कम होता चला गया। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3.2 हो गया देन द बॉन्ड इज सेड टू बी कंप्लीटली आयनिक, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 था, 1.9 से क्या हो गया, इंक्रीज होता चला गया, तो क्या होता चला गया, बॉन्ड आयनिक, कंपाउंड आयनिक ही मानेंगे। अगर 1.9 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो कंपाउंड तो आयनिक ही है बट विद सम कोवेलेंट करेक्टर। बॉन्ड आयनिक है बट उसमें कुछ कोवेलेंट करेक्टर हैं। बट अगर 8.9 से इतना 3.2 तक बढ़ गया, अगर 3.2 हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो हम कहेंगे कि बॉन्ड क्या है, कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है इस इलेक्ट्रॉन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो चुका है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 3.2 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड की बात करें 1.9 से डिक्रीज हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है विद सम आयनिक, कोवेलेंट बॉन्ड तो कोवेलेंट रहेगा, 1.9 से कम हो रहा है तो बॉन्ड तो कोवेलेंट है बट उसके अंदर कुछ आयनिक करेक्टर, पोलर करेक्टर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 से घट घट के 0 हो गया, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 हो गया, 0 कब होगा, जब सेम एटम होंगे, तो क्या कहेंगे, बॉन्ड इज कंप्लीटली कोवेलेंट एंड नॉन पोलर। हम कहेंगे बॉन्ड कंप्लीटली कोवेलेंट है और नॉन पोलर है। बॉन्ड क्या है, कंप्लीटली कोवेलेंट विद एंड इज नॉन पोलर, दैट इज देयर इज नो आयनिक करेक्टर व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन
same atoms with same electronegativity, therefore the bond is non-polar with no ionic character। 1.9 से 0 की तरफ जा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ रहा है। 1.9 से 3.2 की तरफ जा रहे हैं, आयनिक करैक्टर बढ़ रहा है, आयनिक बॉन्ड। 1.9 से इस साइड इसको कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहेंगे, 1.9 से इस साइड कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे विद सम पोलर करैक्टर, विद सम कोवेलेंट करैक्टर। अगर 3.2 हो गया तो क्या कहेंगे, कंप्लीटली आयनिक जो बॉन्ड है वो कंप्लीटली आयनिक हो गया और इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। 1.9 से 0 आ गया तो कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ही हिला ही नहीं, अपनी जगह से सेंटर में रखा हुआ दोनों एटम्स के। ऐसा कब होगा, जब सेम एटम होंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आई, कोवेलेंट बॉन्ड की और आयनिक बॉन्ड के, आयनिक करैक्टर की? ठीक है, ये बात आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद पढ़ाएंगे हम डाइपोल मूवमेंट वगैरह भी पढ़ाएंगे, अभी नहीं, आज नहीं पढ़ा रहा मैं, बट डाइपोल मूवमेंट वगैरह, फजान्स रूल, पोलर कोवेलेंट करैक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ये सारी चीज़ें अगले से अगले लेक्चर में जरूर कवर करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं रिजोनेंस। व्हाट इज रिजोनेंस? पहले इसकी कहानी समझो, रिजोनेंस की कहानी क्या होती है। जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हैं सारे, एक ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल है जो, उसके कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब एक जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का एक ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकता। मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता सकता है एक ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल की कई सारी प्रॉपर्टीज बता सकता है, बट सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता सकता। ये बात एक्सपेरिमेंटल है, सारी प्रॉपर्टीज को एक ही स्ट्रक्चर, एक ही ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बता सकता। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि क्या होता है, एक ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर नहीं होता, कई सारे कंट्रीब्यूटिंग ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं। कोई ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है उसकी, कोई दूसरा ल्यूइस स्ट्रक्चर दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा है। ऐसे ही ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, एक ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, सेकंड ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बताएंगे किसकी, उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की। बट कोई एक ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाएगा। एक ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ने कुछ प्रॉपर्टी बता दी, दूसरी ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ने कुछ प्रॉपर्टी बता दी। इसीलिए अ मॉलिक्यूल इज सपोज टू हैव मैनी कंट्रीब्यूटिंग ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। लिखेंगे यहां, a molecule is supposed to have many contributing Lewis dot structures। A molecule is supposed to have many contributing Lewis dot structure। एक Lewis dot structure किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाता, इसलिए हम सपोज करते हैं कि उस मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा Lewis dot स्ट्रक्चर हैं। जो एक Lewis dot स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है, दूसरा Lewis dot स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है, तीसरा Lewis dot स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टी बता रहा है उस मॉलिक्यूल की, और एक अकेला Lewis dot स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता सकता। इसलिए हम मानते हैं कि एक से ज्यादा ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है जो सारे मिला के मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। बात ठीक है? द एक्चुअल कंट्रीब्यूटिंग ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, इन कंट्रीब्यूटिंग ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बात ठीक है? इन कंट्रीब्यूटिंग ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। द एक्चुअल structure of the molecule is resonance hybrid of all the resonating structures। द एक्चुअल, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल के, कई सारे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हैं, एक मॉलिक्यूल के कई सारे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हैं जिनको हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उस मॉलिक्यूल का वो क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात क्या आपको थोड़ी भी क्लिक हो रही है? एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल है
उसका एक ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए हमने सपोज किया है कि उसके कई सारे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं उस मॉलिक्यूल की। उन ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स को, कंट्रीब्यूटिंग ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या है, इज रिजोनेंट हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उन सब का मिक्सचर, उन सब की हाइब्रिड क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज रिजोनेंट हाइब्रिड ऑफ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग बनाए, उन सब की हाइब्रिड को अगर हम देखें वो क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। क्या ये बात क्लियर है? अब आप देखो, ये नोट डाउन कर लो। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल से कि कैसे रिजोनेंस होता है। एक्सपेरिमेंट से पता चली ये बातें सारी की सारी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है O3। O3 का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? O3 का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये क्या है? O3 का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। O3 का स्ट्रक्चर जो हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, बात ठीक है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है। ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है। इसने क्या कोई गुनाह कर रखा है? नहीं कर रखा। ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां भी शिफ्ट हो सकता है। अगर ये यहां शिफ्ट हुआ तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा ये भी क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ O3। क्या ये बात क्लियर है? ये O3 है, O3 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी। ये दोनों क्या है? ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3। ये क्या है? ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, इक्विवेलेंट का साइन है ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। तो ये क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी क्या है? ये भी है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तब हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया? हमने देखा O3 के अंदर O की बॉन्ड लेंथ क्या है। अगर हम देखें, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, अगर हम देखें O सिंगल बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 141 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर। और O डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 121 पिकोमीटर। ये एक्सपेरिमेंटली नोटिस्ड है। अगर ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ है 141 पिकोमीटर, अगर डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर। बट व्हेन द बॉन्ड लेंथ ऑफ O3 वाज सीन एक्सपेरिमेंटली, जब O3 की बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई, तब क्या पाया गया? O बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन, किसी भी दो ऑक्सीजन के एटम के बीच में O बॉन्ड लेंथ इज फाउंड टू बी 128 पिकोमीटर। गजब हो गया भाई, 128 पिकोमीटर। समझ रहे हो बात को? यहां मिटा रहा हूं मैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? O की बॉन्ड लेंथ पाई 128। होना क्या चाहिए था? ट्रेडिशनली क्या होना चाहिए था? O डबल बॉन्ड O3 में क्या मानते हैं हम? एक डबल बॉन्ड है, एक O सिंगल बॉन्ड है। तो यहां क्या होना चाहिए? O डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ है वो होनी चाहिए थी 121 पिकोमीटर। सही बात है, 121 पिकोमीटर होनी चाहिए थी। और O सिंगल बॉन्ड की होनी चाहिए थी 141 पिकोमीटर। होना तो ये चाहिए था कि O3 मॉलिक्यूल के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसकी 121 और सिंगल बॉन्ड 141। बट पाया क्या गया? पाया ये गया कि दोनों O बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है। दोनों, ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ, दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है। दोनों O बॉन्ड्स की जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या है? सेम है। दोनों O बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम है और वैल्यू क्या है? 128 पिकोमीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? होना चाहिए था एक की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी O डबल बॉन्ड हो और एक की O सिंगल बॉन्ड हो। बट पाई गया कि दोनों O, इस O की बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ दोनों सेम है और वैल्यू है 128 पिकोमीटर। तो हमने क्या सोचा कि, नोट कर लो इसको एक बार, हमने सोचा कि
जो असली O3 का मॉलिक्यूल है वो ना तो ये है ना ये है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ दोनों में से किसी के अंदर वो नहीं आ रही जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की, ना इसकी बॉन्ड लेंथ वो जो हमने एक्सपेरिमेंटली 128 देखी है, ना इसकी। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, जो असली स्ट्रक्चर है वो है रिजोनेटिंग हाइब्रिड्स ऑफ बोथ दी स्ट्रक्चर्स। इन दोनों स्ट्रक्चर का रिजोनेंस हाइब्रिड जो है वो है क्या, असली स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। क्या है रिजोनेंस हाइब्रिड, इधर देखेंगे। मतलब क्या हुआ, ये दिस इज द रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ O3 मॉलिक्यूल एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ O3 मॉलिक्यूल। यहां हम क्या देख रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में एक तो सिंगल बॉन्ड है, बट द डबल बॉन्ड इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द थ्री एटम्स, दैट इज इसके बीच में भी कुछ डबल बॉन्ड का करैक्टर है, इसके बीच में भी कुछ डबल बॉन्ड का करैक्टर है। पूरा डबल बॉन्ड ना ही इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में है, ना ही इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में है, बट जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, उसका कुछ करैक्टर यहां है, कुछ करैक्टर यहां है, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 128 पिकोमीटर होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, ये क्या है, दिस इज अ रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ O3 मॉलिक्यूल की रिजोनेंस हाइब्रिड है ये। इस हाइब्रिड के अंदर क्या है, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में एक एक डबल बॉन्ड है और कुछ कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर है, एक एक सिंगल बॉन्ड है, कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर है, और बॉन्ड लेंथ क्या है, 128 पिकोमीटर। ये क्या है, दिस O3 मॉलिक्यूल रिजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ O3 मॉलिक्यूल एंड दीज टू आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ O3 मॉलिक्यूल। क्या ये कहानी आपको समझ में आई, क्या ये बातें आपको समझ में आई, आनी चाहिए, सिंपल सी बातें हैं, कुछ खास है नहीं, ठीक है। यहाँ ये साइन नहीं आएगा, यहाँ साइन आएगा, ये इक्विवेलेंट, ये साइन आएगा, ठीक है। ये बातें थी, ये कहानियाँ थी, आगे देखते हैं। ये बात समझ में आएगी, इसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छी बातें हैं। आप देखिए जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, एक बात यहाँ स्टार लाइन बना के लिखिए अपने नोटबुक्स के अंदर, the resonating structures have no physical significance। जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अभी हमने बनाए थे O3 के, उनकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर O3 मॉलिक्यूल जो है वो उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, बट किस में एग्जिस्ट करता है, उस रिजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट करता है जो मैंने लास्ट में बनाई थी। जो मॉलिक्यूल है, जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मॉलिक्यूल कभी भी उन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, बट एग्जिस्ट किस में करता है, रिजोनेंस हाइब्रिड में करता है। मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। द actual structure of the molecule is the resonance hybrid of all the resonating structures। क्या ये बात क्लियर है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस या एग्जिस्टेंस नहीं है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना ही कोई सिग्निफिकेंस, बट क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड की सिग्निफिकेंस है, और मॉलिक्यूल रिजोनेंस हाइब्रिड के अंदर रहता है। मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो रिजोनेंस हाइब्रिड है। कई लोग ये भी सोच जाते हैं, कि O3 है जो वो कई बार तो इसमें एग्जिस्ट करता है, कई बार तो इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, और कई बार इसमें एग्जिस्ट करता है। ये ऐसे मतलब कभी इसमें एग्जिस्ट कर गया, कभी इसमें एग्जिस्ट कर गया, ऐसा नहीं है। और ऐसे भी सोचते हैं कि इसमें एग्जिस्ट कर गया, इसमें एग्जिस्ट कर गया, और ये हम मान लेते हैं कि एवरेज इसमें एग्जिस्ट कर गया, एवरेजली, मतलब एवरेज देखें तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। कई ऐसे भी सोच जाते हैं, ये बातें सोच जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कभी भी O3 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। O3 का असली मॉलिक्यूल ये है, रियल ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ O3। ये सिर्फ इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये जो O3 के ये जो दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों क्या हैं,
एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, इनका कोई फिजिकल वो नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार O3 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, फिर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, फिर इसमें कर रहा है, फिर इसमें कुछ टाइम के लिए इसमें कर रहा है, कुछ टाइम के लिए इसमें कर रहा है, इसलिए हमने मान लिया कि एवरेज तौर पे इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इमेजिनरी चीजें हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। असली में जो O3 है वो हर टाइम इस ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है, इस ही रियल ओरिजिनल स्ट्रक्चर में O3 एग्जिस्ट कर रहा है। ये कोई एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कोई इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, ये इक्विवेलेंट का साइन है। ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, कहीं इसको इक्विलिब्रियम का साइन मान लो, ये इक्विवेलेंट का साइन है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? आगे देखते हैं रूल्स फॉर राइटिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या रूल है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिखने के? रूल क्या है? जो भी आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखो, पहला रूल क्या है? यहां लिख देते हैं हम, रूल्स ऑफ रिजोनेटिंग, रूल्स ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला रूल क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ राइटिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर? The resonating structure should have रूल्स देखते हैं। द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम पोजीशन ऑफ एटम्स। जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, उन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर आपस में पोजीशन ऑफ एटम्स सेम होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर should have same number of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनके अंदर क्या होगा? सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर सेम पेयर्ड ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर should not have, resonating structure should not have positive charge on electronegative element and vice versa। बात समझ में आई? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब जो हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनेगा, उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नहीं आ सकता और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर नहीं आ सकता। ये थे रूल। कुछ 2 रूल और हैं, पहले इनको नोट डाउन करो, अगले रूल बताता हूं। एक और रूल है यहां पे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड नॉट हैव लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स। रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? शुड नॉट हैव लाइक चार्जेस ऑन एडजेसेंट। जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर 2 लगे हुए, एक साथ लगे हुए, सटे हुए जो हैं, एक साथ लगे हुए एटम्स के ऊपर सेम चार्ज, एक जैसा चार्ज, जैसे 2 साथ में लगे हुए एटम्स के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। एग्जांपल एन ओ एन एन ओ। समझ में आई? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज।
अब आप देखिए ये हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स N2O के, N2O के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए नेगेटिव नेगेटिव, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आप देखिए जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये क्या है, डिसगार्डेड है। डिसगार्डेड मतलब एक्सेप्टेड नहीं है, इसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नहीं मानते। क्यों? हर एक में एडजेसेंट एटम पे अलग चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बट जो थर्ड स्ट्रक्चर है इसके अंदर दो एक साथ लगे हुए एटम्स, नेगेटिव और N और O, दो एक साथ लगे हुए जो एटम्स हैं, इन एटम्स के ऊपर क्या है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दिस कुडंट बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देयरफॉर दिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सेप्टेड एंड इट इज नॉट टेकन एज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N2O। सो N2O हैव ओनली दीज टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये एग्जांपल था, एडजेसेंट एटम्स पे सेम चार्ज नहीं हो सकता। क्लियर है बात? नोट डाउन कर लो। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं CO2 का। CO2 क्या? CO2 के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 3 4 1 2 3 4। क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका? C ट्रिपल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। ये तीनों क्या हैं? These three are resonating structures of CO2। ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2। बात समझ में आई? These are resonating structures of CO2। आगे देखते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन। क्या है कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर? C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव O नेगेटिव, यही है। ये है CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे? C O नेगेटिव O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। और क्या है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर? C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव O नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है? एटम वही है, COO COO COO, एटम तो वही है, बट क्या फर्क पड़ गया? एटम के बॉन्डिंग का फर्क पड़ गया हल्का हल्का, कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ है कभी यहाँ है कभी यहाँ है। जैसे सेकंड डबल बॉन्ड है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। नेगेटिव चार्ज कभी इस ऑक्सीजन पे है, कभी इस पे है, कभी इस पे है। ये क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO3 2 नेगेटिव CO3 2 नेगेटिव, इनके क्या हैं? ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? दीज आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयंस। बात क्लियर है? अब यहां पे मैं आपको दूंगा होमवर्क। अब यहां पे मैं दूंगा आपको होमवर्क। होमवर्क क्या है? क्या क्या बना के लाने हैं? SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO3 और CO, इन सभी के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। और कमेंट बॉक्स में जवाब छोड़ना है। कमेंट बॉक्स में जवाब आपको छोड़ना ही छोड़ना है। मैंने पिछले जिन्होंने जवाब छोड़े थे इनके मैंने सबका आंसर दिया था। अभी भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब छोड़ने ही छोड़ने हैं। क्लियर है ये बात? इन सभी के आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने। एक बेंजीन का और बना लेना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स में या अगले लेक्चर में। बेंजीन का है भी आप क्या बनाएंगे? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लियर है बात? अब रिजोनेंस में एक और चीज़ रहेगी सिर्फ,
अभी देख लेते हैं रेजोनेंस को। लास्ट चीज जो है रेजोनेंस एनर्जी। क्या है रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस में है रेजोनेंस एनर्जी। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? द डिफरेंस इन एनर्जी between the contributing resonance structures and the most stable resonance hybrid is called resonance energy. What is resonance energy? The difference in energy between the contributing resonance structures and the most stable resonance hybrid is called resonance energy. जो contributing structures की एनर्जी थी और जो resonance hybrid की एनर्जी थी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? resonance energy. जो most stable resonance hybrid मतलब जो resonance hybrid जिसमें मोलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वो सबसे स्टेबल होता है और उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जो resonating structures है उनकी एनर्जी हाई होती है, और जो resonance hybrid है जो सबसे स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होती है। तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। नोट डाउन कर लो, मैं भी ग्राफ के रूप में आपको बताता हूं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें देखो यहां पे ये क्या है? किसी फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी, ये सेकंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये थर्ड रिजोनेटिंग एनर्जी, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है? एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी। ये क्या है? फर्स्ट, अगर किसी मॉलिक्यूल के 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं 1, 2 एंड 3, ये उन तीनों की एनर्जी है। ये फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी, ये सेकंड की, ये थर्ड की, और उस मॉलिक्यूल का जो रेजोनेंस हाइब्रिड है जिसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ये है एनर्जी उसकी, रेजोनेंस हाइब्रिड की। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? रेजोनेंस एनर्जी होगी ये द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर and the resonance hybrid is called the resonance energy. This is resonance energy. मैंने शायद डेफिनेशन में ये लिखा था कि the difference between the resonating structure and most stable resonating hybrid. Resonating hybrid तो एक ही होता है और वो सबसे स्टेबल ही होता है। Resonance hybrid is always the stablest and is the only one and the molecule exists in this resonance hybrid only. But the actual definition is the energy difference between the most stable resonating structure, resonating state and the resonance hybrid is called the resonance energy. resonating structure है जो, इनके बीच में भी कोई ना कोई तो ज़्यादा स्टेबल होगा ही। जो resonating structure है 1, 2, 3, इनमें भी कोई स्टेबल होगा। मान लो इसमें थर्ड बड़ा स्टेबल है, मान लो सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी उतनी कम, तो सबसे कम एनर्जी थर्ड की, और रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। क्लियर है बात? ये ग्राफ नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात यही देख लो, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्या और कहते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। रेजोनेंस एनर्जी से एक और बात है। क्या बात है रेजोनेंस एनर्जी से? मोर द रेजोनेंस एनर्जी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी
more will be the stability of molecules. More will be the resonance energy, more will be the stability of molecule. जितनी ज़्यादा resonance energy है उतनी ज़्यादा क्या है, stability है molecule की। बात समझ में आ रही है? ये थी कहानी resonance energy की। अब resonance का significance क्या है? resonance का significance क्या है? resonance का significance ये है, more the resonating structures, more will be the stability of molecules. ये क्या है सिग्निफिकेंस, जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे एक मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही क्या होगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। देयरफॉर रिजोनेंस टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मोर द रिजोनेंस एनर्जी, more the resonance energy, more the stability. ठीक है, more the resonating structure, more will be the stability of molecule, more the resonance energy, more the stability. ये क्या था, सिग्निफिकेंस था किसका, रिजोनेंस का सिग्निफिकेंस। अब यहां दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, सिर्फ रिजोनेटिंग हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा रिजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे मत सोचना कि दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो पहले एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ देर एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ देर दूसरे में एग्जिस्ट कर रहा है और एवरेज वैल्यू रिजोनेंस हाइब्रिड है, ऐसा नहीं है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो जिसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस सिर्फ रिजोनेंस हाइब्रिड की है। ठीक है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कुछ अहमियत बढ़ाने के लिए यूज हुए थे, ताकि जो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर है, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ जो है वो रिजोनेंस हाइब्रिड से ही मैच होती है। रिजोनेंस हाइब्रिड से मैच होती है एक्सपेरिमेंटल, तो रिजोनेंस हाइब्रिड से अगर मैच होती है तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को सही बताने के लिए क्या बताया गया, जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनका ही एक हाइब्रिड, रिजोनेटिंग हाइब्रिड एक्चुअली में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, जो कि सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड है। बात समझ में आ रही है? असली में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड में ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में? नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये सारा खेला था, ये सारी कहानियां थी रिजोनेंस की। और उससे पहले बताया था मैंने पोलर कोवलेंट बॉन्ड और जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड थे, ये उनकी कहानी और रिजोनेंस की कहानी थी। रिजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लगभग हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आगे भी बहुत काम आएगा रिजोनेंस क्या होता है। ठीक है, इसीलिए आप जो मैंने पढ़ाया अपनी बुक्स में से रिवाइज करें, जो मैंने यहाँ पे करवाया है उनके नोट्स बनाएं और कैमगीक को सब्सक्राइब कर लें। और जो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए थे, इनको क्या करें, कमेंट बॉक्स में इनका जवाब जरूर छोड़ दें, मैं जरूर बताऊंगा। बात क्लियर है? और चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग की और बहुत सारी वीडियोस हर रोज आती रहेंगी और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।